गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक नया टॉपिक लाए हैं, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड दिस इज फ्रॉम द सेम चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस का था उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो उसका जरा यहाँ पर थोड़ा सा समरी देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, ओके, इज इक्वल टू ZIT। ये हमने उसमें पढ़ा था। यहाँ पर Z क्या है? ये केमिकल इक्विवेलेंस है, ये पढ़ा था हमने। I क्या है? यहाँ पे करंट है, और T क्या है? यहाँ पर टाइम है। ठीक है। अब दूसरी चीज है कि यहाँ पर इसका जो एक जो बेसिक डेफिनेशन जो हमने आपको दी थी वो दी थी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q वाज व्हाट? Q इज चार्ज। चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यहाँ पर जितना आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही अमाउंट यहाँ पर उस सबस्टेंस का प्रोड्यूस होगा। ये हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सबस्टेंस, जिस सबस्टेंस का हम यहाँ पर वेट की बात कर रहे हैं उसका जो केमिकल इक्विवेलेंस है। ठीक है। अब ये केमिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस था। अब ये जो यहाँ पर केमिकल इक्विवेलेंस है Z, ठीक है, तो Z इक्वल टू E/F, एंड व्हाट इज E? E इज रिटन हियर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस। E मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस कैसे निकालते हैं? M/N। इसमें F क्या है? फैराडे कांस्टेंट है। इसमें M क्या है? यहाँ पर इसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस निकालने का, ये M/N। M का मतलब मोलर मास, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। गेन और लूज इन एनी पर्टिकुलर रिएक्शन वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके। तो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है। यहाँ पर W इक्वल टू ZIT, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से आया था। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहता है कि द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, ठीक है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास टू द सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ कितना यहाँ पर चार्ज पास किया गया। ठीक है। तो W वेट है, I करंट को, बिकॉज Q इक्वल टू व्हाट? Q इक्वल टू होता है I इंटू T। तो बस यहाँ पर I करंट, T टाइम, केमिकल इक्विवेलेंस और सबस्टेंस जो ये Z है, इसे कैसे निकालते हैं? ये सबस्टेंस का फिक्स होता है, कैसे निकालते हैं इसे? Z इक्वल टू E/F। अब यहाँ पर देखो फैराडे कांस्टेंट है, F इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट। E मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? उसका जो मोलर मास है, ठीक है, M, किसी भी सबस्टेंस मोलर मास डिवाइडेड बाय N। ठीक है। N का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, उस तरीके से हम, जैसे सोडियम होता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब जाके Na पॉजिटिव बनता है, यानी कि Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम बनेगा। ठीक है। अब कॉपर क्या क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लेगा तब जाके कॉपर एटम बनेगा, जो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके कॉपर बनता है। जिंक भी दो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिंक के लिए भी N इक्वल टू 2 होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टेटमेंट देख लेते हैं। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द masses of different ions liberated at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalence. Okay? तो चलिए इसे समझ लेते हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो डेफिनेशन तो हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है, फैराडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये तीन कंटेनर जो रखे हैं, एक, दूसरा और ये तीसरा, तीन कंटेनर हमने रखे हैं। अब ये जो तीनों कंटेनर हैं, तो यहाँ पर इन तीनों कंटेनर में ये तीन जो हमने यहाँ पर सेल लगाए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये है, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया। इस पहले वाले में क्या? डाइल्यूट H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है, तीसरे वाले में सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, इनमें केमिकल रिएक्शंस होंगे, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर सबस्टेंस प्रोड्यूस होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है कॉपर सल्फेट, यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इन दोनों की बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉपर सल्फेट दिया है, इधर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट दिया है, और हमें निकालना है यहाँ पर कॉपर का मास कितना होगा, सिल्वर का मास कितना होगा जो डिपॉजिट होगा आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि क्योंकि कॉपर यहाँ पर किस फॉर्म में है? कॉपर यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव के फॉर्म में, सिल्वर यहाँ पर किस फॉर्म में? सिल्वर यहाँ पर Ag पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो कॉपर है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एटम में कन्वर्ट होने के लिए? देखिए इसमें Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तब जाके ये किस में कन्वर्ट होगा? Cu में। अब सिल्वर के केस में देखिए, सिल्वर के केस में यहाँ पर इसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल Ag पॉजिटिव को 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए किस में कन्वर्ट होने के लिए? Ag में, 1 मोल Ag में कन्वर्ट होने के लिए।
यानी कि 1 मोल Ag डिपॉजिट करने के लिए, यहाँ पर 1 मोल Cu को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर 1 मोल Ag को डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कि हमारे पास, मैं इस फैराडे का सेकंड लॉ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि यहाँ पर हमने इनको इस तरीके से जब कनेक्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों में सेम चार्ज पास किया जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास टू ऑल 3 दीज सेल्स, ओके। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड किस पर करेगा, ये डिपेंड करेगा उनके इक्विवेलेंट वेट पर। अभी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल डिपेंड ऑन देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यानी कि जो W है, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये मतलब इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ये मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमने यहाँ पर इस फैराडे का सेकंड लॉ, तो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फैराडे सेकंड लॉ क्या है, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ये 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं और यहाँ पर हम इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं जब ये तीनों एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हर सेल में जो किसी सब्सटेंस का अमाउंट प्रोड्यूस होता है, मान लीजिए यहाँ पर इस केस में हम कॉपर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में हम सिल्वर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो अमाउंट है इनके जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है उनके इक्विवेलेंट वेट पर। अब कैसे करता है ये हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए, तो मान लीजिए यहाँ पर हम इन 2 सेल की बात करते हैं, ठीक है, ये सेकंड सेल और इस थर्ड सेल की बात करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों सेल में, सेकंड सेल और थर्ड सेल में सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर लें। तो अब यहाँ पर किस तरीके से हम एक जनरलाइजेशन हम यहाँ पे बनाएं ताकि हम ये पता कर सके कि ये फैराडे लॉ को हम प्रूव कर सकें, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर W2, जब हमने लिखा है W2 का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो कॉपर का जो इक्विवेलेंट वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, यहाँ पर उसका जो मास प्रोड्यूस हो रहा है किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट माना। अब W3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3, यानी कि यहाँ पर जो सिल्वर का अमाउंट प्रोड्यूस होगा थर्ड सेल में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 हमें इक्वेशन मिल गए। तीसरी इक्वेशन क्या है, W2/W3 इक्वल टू E2/E3। अब दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पर डिवाइड किया, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास ये तीसरी इक्वेशन हमको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि W इक्वल टू ZIT, ठीक है, W इक्वल टू ZIT होता है, ठीक है, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ा है, ठीक है। हैंस W2/W3 इक्वल टू Z2IT/Z3IT, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। और हमें पता है कि यहाँ पर ये जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन से हम इन दोनों को लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पर इसे भी साथ लेके, ठीक है, ये इससे हमारी ये पूरी इक्वेशन बनी है ना, ये वाली, ठीक है। और अब आगे चलते हैं यहाँ पर। नाउ वी नो E इक्वल टू मोलर मास बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, ओके। जैसे यहाँ पर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या करता है, ये अगर इसकी बात करते हैं हम कॉपर की, तो कॉपर तो यहाँ पर 1 मोल Cu2 पॉजिटिव आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब लेगा तब जाके ये आपका क्या बनाता है, 1 मोल कॉपर एटम बनाता है, ठीक है। तो इसके केस में, कॉपर के केस में n कितना हुआ, कॉपर के केस में हुआ आपका n, ठीक है, यहाँ पर कॉपर के केस में n हो गया आपका 2, ठीक है। अब सिल्वर का केस देखते हैं। सिल्वर के केस में क्या है, सिल्वर 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेता है तब जाके ये सिल्वर 1 मोल एटम बनता है। तो यहाँ पर n इक्वल टू आपका हो गया 1। अब मोलर मास का डाटा तो आपको मिल जाएगा, इसका कॉपर का भी मिल जाएगा, सिल्वर का भी मिल जाएगा किसी बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर इनका, क्योंकि इनका मोलर मास तो फिक्स होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम मोलर मास रख के और उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उन्होंने लिए हैं यहाँ पर डिपॉजिट होने के लिए, यहाँ पर एटम बनाने के लिए, ठीक है, तो वो हम उस तरीके से इक्विवेलेंट वेट को जानते हैं। तो यही इक्विवेलेंट किसके प्रोपोर्शनल है, उनका जो वेट उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो है वो उसके प्रोपोर्शनल है, किसके, जो वेट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा इक्वेशन है, बन चुका है। अब यहाँ पर इसी से आगे चलते हैं। हैंस W2/W3 इक्वल टू, ठीक है, M2/M3
N2, ये देखिए m/n, ठीक है, तो W2 का m2/n2, W3 का m3/n3। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाता है। मान लीजिए आपको यहाँ पर, ठीक है, मान लीजिए आपको कॉपर का W2, कॉपर का जो वेट है यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हुआ वो आपको गिवन है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मोलर मास भी आपको ये किसका, ठीक है, मोलर मास भी आपको किसका पता है, यहाँ पर कॉपर का पता है, ठीक है। वेट कितना प्रोड्यूस हुआ इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर में, और इसका मोलर मास भी आपको पता है, ठीक है। और N2 आपको पता चली जाएगा कि कितने मोल ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ पर इसका 2 ही होगा, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि मोलर मास सिल्वर का कितना है, ये भी गिवन है, ठीक है। आपको ये भी अगर गिवन है कि यहाँ पर N3 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए इसको एटम में कन्वर्ट होने के लिए, ये भी आपको दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको अब इसमें W3 पूछा जाए तो W3 निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे इस फैराडे का सेकंड लॉ से हम इस तरीके से जिस एलिमेंट का हमें अमाउंट, जिस सब्सटेंस का हमें अमाउंट पता ना हो कि कितना हमें उसका अमाउंट मिलेगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उतना चार्ज उसमें पास करने पर, तो हम उन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें पता नहीं कि सिल्वर के लिए अगर हम इतना अमाउंट चार्ज पास करें तो सिल्वर का अमाउंट कितना प्रोड्यूस होगा। अब या तो हम इसका एक्सपेरिमेंट करें तब हमें सिल्वर का पता चल जाएगा अमाउंट, ठीक है। और बिना एक्सपेरिमेंट के हम इसे कैसे कर सकते हैं, हमने अगर किसी एलिमेंट का, जैसे कॉपर है, कॉपर का हमने पता किया है, कॉपर की हेल्प से अगर कि इतना अमाउंट कॉपर अगर हम इसमें डालेंगे, ठीक है, सॉरी, इतना अमाउंट अगर कॉपर प्रोड्यूस होता है इतने चार्ज को पास करने पर, तो सिल्वर का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई अलग से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, इस थ्योरी से हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स, 15.28 ग्राम ऑफ सिल्वर was found to be deposited on cathode, ठीक है। what will be the weight of copper deposited on cathode if same amount of electricity is passed through copper sulfate solution using copper electrodes। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ये हमने लगाया, ठीक है, और इसमें हमने ये जो सॉल्यूशन है, ये जो हमारा शेल है, ठीक है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और इन दोनों में हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, यानी कि चार्ज पास कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिल्वर तो 15.28 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, सिल्वर कितना डिपॉजिट हो रहा है, 15.28 ग्राम, जबकि यहाँ पर हम सेम चार्ज अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में भी पास कर रहे हैं, यहाँ पर ये कॉपर के इलेक्ट्रोड दे रखे हैं, यहाँ पर इसमें सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं कॉपर वाले केस में, तो यहाँ पर कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि कॉपर यहाँ पर कितना डिपॉजिट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमने सिल्वर 15.28 ग्राम पाया, ठीक है, इतना क्यू चार्ज इसमें पास करने पर हमें कितना मिला, 15.28 ग्राम सिल्वर मिला, तो सेम चार्ज यहाँ पर इसमें भी पास कर रहे हैं, तो कॉपर कितना मिलेगा, कॉपर हमें कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसी फार्मूला से करेंगे सॉल्व, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं 2.7, 4.5, 27 ग्राम, 5.4 ग्राम, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पर, तो सॉल्यूशन में अब देखिए, अब इसका जो आंसर है कैसे करेंगे। तो फैराडे का सेकंड लॉ जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सेवरल इलेक्ट्रोलाइट्स, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव केमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट, वी नो दैट। नाउ सी द सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट है कैसे निकालेंगे, इसका जो मोलर मास है डिवाइडेड बाय n। अब सिल्वर के केस में क्या होता है, यहाँ पर हम जानते हैं कि ये सिल्वर जो होता है Ag पॉजिटिव, 1 मोल सिल्वर तब डिपॉजिट होता है जब यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाता है, तो यहाँ पर n इसका कितना हुआ 1, क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हो गया, इसलिए, और इसका मोलर मास कितना होता है 108, तो ये इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का निकल जाएगा। अब कॉपर के केस में देखें, कॉपर के लिए यहाँ पर जो मोलर मास होता है इसका 63.5 होता है, ठीक है। अब कॉपर यहाँ पर कैसे, एक मोल जो कॉपर होता है, ठीक है, 1 मोल जो कॉपर होता है वो कैसे डिपॉजिट होता है, यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके ये आपका इस तरीके से डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि इस केस में n = 2, तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया। और अब यहाँ पर ये जब हो जाएगा तो उसके बाद ये आंसर आ गया हमारा 31.75, ठीक है,
इस तरीके से। बस अब इस फॉर्मूला में रख दो जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, ये हमारा निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, और 15.28 ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। तो बस अब इसको अरेंज कर देंगे, डब्ल्यू इक्वल टू हमारा यहाँ पर निकल जाता है 4.49। तो आंसर आया कितना, 4.49। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या ऑप्शन दिया है। तो देखिए कॉपर मास हमें हमारा पूरा कैलकुलेट करके कितना आया, 4.49 ग्राम। और ये जो 4.49 ग्राम है ये किस ऑप्शन के से मैच करता है, 4.5 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या हुआ, बी इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, I hope this topic, Faraday's second law of electrolysis, must be clear to you. And if there is any doubt, you may ask by commenting, okay, in the same video, okay, and I will definitely answer those comments. Okay, thank you so much.